गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 27 यूनिट नंबर 4 अपन आज एक्सप्लोर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्या कहता है, ये है आज अपना प्रोसेस किस चीज़ का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस को हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला पॉइंट होता है, एज ए मैनेजर आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस डन बाय द एम्प्लॉयज़। दूसरा, जो भी स्टैंडर्ड, जो भी क्राइटेरिया आपने बनाया है वो आपको कम्युनिकेट करना है, किसको, एम्प्लॉयज़ को और सुपरवाइज़र को, सुपीरियर्स को। फिर मीजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो जो भी पर्सन इस परफॉर्मेंस को अप्रेस कर रहा है उसको बताना है कि कैसे आपको उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मीज़र करनी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मीज़र करने के बाद चौथा क्या आता है, एक्चुअल वर्सेस डिज़ायर के बीच का कंपैरिजन। और यदि हमें लगता है कि डिज़ायर और एक्चुअल के बीच में डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो डिसीज़न लेना है कि कमी है तो क्यों है, और अगर बहुत अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करना है। तो ये हमें क्या करना है, एक प्रोसेस है। चलिए वन बाय वन इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला आता है सेटिंग इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। वो स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड जब तक सेट नहीं होंगे आप अपने एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बनाना है कि किस बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, जज करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल की रही थी, और जो उसने कंट्रीब्यूशन दिया वर्किंग करते हुए पूरे साल या जितना भी टाइम पीरियड उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा, उसमें हमारे गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, जो हमारे स्टैंडर्ड होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो क्लियर होना चाहिए, सभी लोगों को वो समझ में आ जाना चाहिए और वो मीज़रेबल भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स। एक बार आपने अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया को बना लिया, अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन स्टैंडर्ड्स और इन क्राइटेरिया को हर एम्प्लॉय और हर डिपार्टमेंट के लोगों को ईज़िली कम्युनिकेट किया जाए। तो अगर एम्प्लॉय इन स्टैंडर्ड्स और इन क्राइटेरिया के बारे में इन्फॉर्म्ड होगा, उसको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, तो वो अपने रोल को समझ पाएगा, वो अपनी ड्यूटी को समझ पाएगा, वो ये जान पाएगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट की जाएगी। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये उनको बताने ज़रूरी हैं ताकि इन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने वर्क को काम करे, क्योंकि उसको इवेल्युएट तो हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ अगर रिक्वायर लगे तो अगर हमें लगता है कि नहीं, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में ये स्टैंडर्ड जो है हर्डल है और हमें इन स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया को चेंज भी करना पड़े, तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये हमें कर लेना चाहिए। तीसरा आता है आपका मीजरिंग द एक्चुअल। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है ये आपके पूरे परफॉर्मेंस अप्रेजल का। क्यों? क्योंकि हमें अब क्या करना है, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मीज़र करना है। और ये काम उसने किया, कैसे किया, कब किया, कैसे नहीं किया, कितने समय में किया, ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपने इस परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक बार नहीं किया जाता। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। जो सुपीरियर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी कोई वर्क अलॉट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस स्टेज में आपका जो टेक्निक है कि कौन सी टेक्निक से आप अपने एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसको बड़े केयरफुली और बड़े ध्यान से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ ने पूरे काम को किया, पूरे साल काम किया, जो आउटकम हमें दिया, ये उसका ओवरऑल नेक्स्ट ईयर पे इम्पैक्ट डालेगा। यदि आपने सही तरीके से इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं करी ना, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। फिर आता है आपका कंपेयरिंग विद द एक्चुअल विद द डिज़ायर्ड। देखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें अब क्या करना है, हमें डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना है। ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये बताएगा कि कहाँ पे कौन सा डेविएशन है। अगर एम्प्लॉय ने काम किया
परफॉर्म किया तो क्या वो एक्चुअल से ज़्यादा किया, और यदि एक्चुअल से ज़्यादा किया तो क्या कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी ने जो डिज़ायर की थी, क्या उस लेवल तक किया, और यदि उस लेवल तक किया तो उससे ज़्यादा किया या उससे कम किया। ये सारी बातें हमें इस कंपैरिजन या इस प्रोसेस के अंदर समझनी है। तो ये इस प्रोसेस के अंदर जो आपको रिज़ल्ट आएगा ना, वो ये बताएगा कि आपके एम्प्लॉय की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिज़ायर परफॉर्मेंस के लेवल पे है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होगा ना, ये पॉजिटिव और डेविएशन जो होगा, नेगेटिव डेविएशन जो होगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमें कई बार रिकॉलिंग और चीज़ों को इवेल्युएट करना, डेटा को एनालिसिस करना और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और मीज़र करना, ये सारे स्टेप्स इसके अंदर क्या होंगे, आएंगे। देन आता है आपका 5th पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्कशन रिज़ल्ट। तो जो भी रिज़ल्ट आपके अप्रेजल के बाद आया कि इसकी एक्चुअल और डिज़ायर्ड के बीच में कोई डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, वो हमें उनको कम्युनिकेट करनी है। कम्युनिकेट करने के साथ साथ हमें उनको डिस्कस करना है एम्प्लॉयज़ के साथ, और वो भी क्या करना है, 1-to-1 बेसिस पे। हमें ग्रुप में बुला के या किसी सेमिनार हॉल में या जीडी रूम में बैठ के उनको नहीं बताना है सब लोगों को, हमें 1-to-1 एम्प्लॉयज़ को बुलाना है और उनके रिज़ल्ट को उनके साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ जो डिस्कशन है कम्युनिकेशन के साथ, वहाँ पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है, सिर्फ हमें ही उनको नहीं बताना है, अगर उनको कुछ कहना है, उनकी कुछ कहना चाहता है तो हमें वो सुनना भी है। तो ये जो रिज़ल्ट है ना, ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा और पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में बताएगा जो हमें उससे डिस्कस करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस कम्युनिकेशन के डिस्कशन में हमें ये देखना है कि हम इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकें। तो जो फीडबैक हमें मिला आफ्टर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, हमें उसको पॉजिटिव तरीके से उसको बता रहा है ताकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए। इसलिए ये डिस्कशन वाला पॉइंट भी हमारे प्रोसेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ हम जिस तरीके से उसको मोटिवेट करेंगे ना, वो उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में दिखेगा। यदि एज ए मैनेजर आपने, सुपरवाइज़र आपने उसको डांट दिया या उसको थ्रेट दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो शायद डरते हुए काम करेगा पूरे साल, पर आप जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए डिस्कशन राउंड के अंदर जब हम रिज़ल्ट सुना रहे होते हैं तो हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, हमारे एम्प्लॉय का जो मोराल है, वो कम नहीं होना चाहिए। देन आता है हमारा डिसीज़न मेकिंग। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। इस डिसीज़न मेकिंग पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो डिसीज़न हम ले रहे हैं वो हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा। और यदि हम देख रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कम है, तो हमें कुछ करेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग दिलवाइए, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, अप्रिशिएशन दीजिए। आफ्टर द प्रोसेस हमारे पास आएगा नेक्स्ट एरर। एरर क्या कहता है, सोर्सेज ऑफ एरर, और ये हमारी लिमिटेशन भी है और ये प्रॉब्लम भी आती है। देखिए पहला आता है रेटिंग बेसिस। रेटिंग बेसिस क्या कहता है, रेटिंग बायसनेस। तो रेटिंग बायसनेस क्या कहता है कि ये एक सब्जेक्टिव मीज़र है जहां हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पहला आता है एरर, हेलो इफेक्ट। कई बार मैनेजर्स की क्या टेंडेंसी होती है कि जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करते हैं ना, तो वो उसकी एक ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ध्यान में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सुपरवाइज़र रेट कर रहा है ना, वो हमेशा एम्प्लॉय के बिहेवियर या किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को ही ज़्यादा माइंड में फोकस रखता है और उसके बेसिस पर वो उसको रेटिंग देता है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्या, हेलो इफेक्ट। तो हेलो इफेक्ट को रिड्यूस करने का या मिनिमाइज़ करने का जो तरीका है वो क्या है कि आप उनकी अदर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वॉच करिए, मॉनिटर करिए, और यदि आपको याद नहीं आता तो आप लिख लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय है, उसको इसलिए रेटिंग हाई दी जाती है क्योंकि वो शाम को देर तक रुक के काम कर रहा है।
ऐसे ही एक एम्प्लॉय ऐसा है, उसको रेटिंग इसलिए कम दी है क्योंकि वो क्या है, शेव नहीं करता। अब शेव नहीं करता तो आपने मान लिया कि शायद वो लेज़ी है, वो आलसी है। तो शेव ना करने की वजह से आपके माइंड में एक अलग ही परसेप्शन बन गया, रेटिंग आपको देनी है। फिर आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ की को उसके सेक्स, उसके ग्रुप, उसके एज, उसके रिलीजन पे लेके हम उसको बायसनेस करते हैं, उसको रेटिंग दे रहे हैं कि हमने मान रखा है कि इस ग्रुप वाले लोग तो काम कर नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि किसी ने कहा कि नहीं साहब ये फीमेल है तो फीमेल काम नहीं कर पा रही, या फिर ये जेंट मेल है बट क्या है उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है तो ये काम नहीं करेगा, या किसी रिलीजन को लेके हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो भी ये क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, एरर होती है। फिर आता है एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ रेटर्स ऐसे होते हैं जो कि सेफ गेम खेलते हैं। सेफ गेम का मतलब क्या है कि ना तो वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हाई रेटिंग देंगे, ना ही वो लो रेटिंग देंगे। वो क्या करते हैं, वो एवरेज रेटिंग हर एम्प्लॉय को देते हैं ताकि वो दूसरों के लिए आंसरेबल नहीं होना पड़े। फिर आता है कांस्टेंट एरर, लीनियंसी एरर। क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे रेटर होते हैं जो बड़े लीनियंट वे में एम्प्लॉयज़ को रेटिंग देते हैं, हाई तो हाई, लो तो लो, बड़े लीनियंसी होते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अब हाई रेटिंग दिए जा रहे हैं, सब लोगों को वो हाई रेटिंग दे रहे हैं। और ऐसे कुछ होते हैं कि जो रेटिंग देने में बड़े लिबरल होते हैं और कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, हायर रेटिंग ही देते हैं। तो ये जो हायर रेटिंग होती है ना, ये किसी पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपनी एक नेचर है रेटर का, लीनियंसी वाला, लिबर्टी वाला। फिर आती है आपकी पर्सनल बायसनेस। यहाँ पे रेटर मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय से या किसी एक ग्रुप से या किसी और पर्सन, किसी और कारण से किसी लोगों के साथ पर्सनल बायसनेस है, वो उनको पसंद नहीं करता, तो वो उसको हमेशा क्या करेगा, उस ग्रुप को, उस पर्सन को हमेशा लोअर रेटिंग देता। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं पर्सनल बायसनेस। फिर आता है रिसेंसी इफेक्ट। जनरली जो रेटर्स होते हैं ना, वो रिसेंट के या करंट के एक्टिविटी और एक्शन को याद रखते हैं कि उसने मान लीजिए पूरे साल में उसने क्या काम किया, उनको वो याद नहीं है। एक हफ्ते पहले उसको जो काम दिया था और उसने जो किया वो उनको याद रह जाता है, और उसके बेसिस पे वो उसके पूरे साल की रेटिंग को इवेल्युएट करते हैं। इसको कहते हैं हम रिसेंसी इफेक्ट। फिर आता है लैक ऑफ रिलायबिलिटी। तो कई बार क्या है कि हाँ, जो रेटर होता है वो मेज़रमेंट में क्या है कि स्टेबल नहीं है, उसको सामने वाले एम्प्लॉय पे वो रिलाई नहीं कर सकता। उसको लगता है कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, ये बहुत जल्दी क्विट कर जाएगा, ये काम छोड़ने वाला है, तो क्यों उसको हायर रेटिंग दी जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लैक ऑफ रिलायबिलिटी। देन होता है इनकॉम्पिटेंस, कि जो आपका इवेल्युएटर है, जो रेटर है ना, वो शायद इनएक्सपीरियंसड है, या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, या वो कैपेबल नहीं है लोगों को की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के। इस चीज़ को भी कहा जाता है इनकॉम्पिटेंस। देन आता है नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच क्या कहती है कि जब हम किसी पर्सन को एज ए इवेल्युएटर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, पनिश करना है, उसको मुझे डेवलप नहीं होने देना है, मुझे पनिश करना है। तो ये है हमारी क्या, नेगेटिव। तो हम हमेशा दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, उसका हार्म करने का ही हम सोच रहे हैं। और फिर आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे रेटर्स क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे मेजरमेंट टूल्स को देखते हुए, तो उसको वो क्लियर ही नहीं होता कि मैं क्यों इन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा हूँ, अप्रेस कर रहा हूँ, तो भी ये एरर क्रिएट हो जाता है। तो यही था बच्चों अपना सोर्सेज ऑफ एरर और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।